जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार कुमाऊं के चंद वंश की प्रशासनिक व्यवस्था पर बात करता हूं। मेरी इस वीडियो का मुख्य आधार कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास है। इसके अलावा और भी जो मुझे जानकारी मिली है वह सब मैंने इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश की है। पांडे जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गंभीरतापूर्वक देखने से साफ हो जाता है कि चंदों का राज्य वास्तव में प्रजा राज्य या पंचायती राज्य था। अब उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, इसके पीछे भी कई तर्क हैं जो इस वीडियो में लगातार सामने आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कत्यूरी शासन के बाद जब वो पतन हो गया उसका, तो गढ़वाल में पंवार और कुमाऊं में चंद राजवंश उभरा था। चंद राजवंश के जो राजा थे कल्याण चंद, वे ऐसे पहले शासक माने जाते हैं जिन्होंने स्थानीय स्वायत्त अथवा पंचायती पद्धति लागू की थी। और उनका जो विभाजन था चंद राज्य का, उसमें था मंडल, देश, परगना, खरके और गांव। तब कुमाऊं के गांव में पदान एक जो गांव का मालगुजार होता था, वो मालगुजारी वसूल करता था, यानी राजस्व वसूलता था। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें पदान के नीचे भी कोटाल होता था। प्रत्येक गांव में पदान होता था। पदान का मुख्य कार्य मालगुजारी वसूल करना था, यानी टैक्स या राजस्व वसूल करना था, और वो गांव में पुलिस का कार्य भी करता था। पदान के नीचे कोटाल होता था और जिसे पदान ही तय कर सकता या उसे निकाल भी सकता था। यह कह सकते हैं कि वह पदान का सहायक तथा लेखक का काम करता था। इनके अलावा प्रत्येक गांव में एक पहरी भी होता था, या जिसको कहते हैं गांव का चौकीदार भी होता था। वह चिट्ठी पत्री भी ले जाता था, अनाज एकत्र करता था और पहरा देता था। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी। इसी वंश के शासक कल्याण चंद बाद में चंपावत से राजधानी को अल्मोड़ा ले गए। चंदों का जो भी क्षेत्र था, जो भी वो जीतते थे, उसको चंद राज्य कहा जाता था। और राजा ही राज्य का सर्वोच्च शासक भी होता था और वही प्रधान न्यायाधीश भी होता था। चंद राजाओं की उपाधि श्री राजाधिराज, महाराजाधिराज थी। राजा के सलाहकारों या परामर्शदाताओं को फौरी चंद्र बिस्वा भी कहा जाता था। इनमें मुख्य रूप से महरा, फरत्याल तथा लगभग सभी ब्राह्मण कुल शामिल थे। चंदों का शासन तंत्र एक तरह का पंचायती राज माना जाता है, परंतु कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें निरंकुश राजशाही के प्रमाण भी मिलते हैं। चंद राज्य के नीचे, जैसे मैंने पहले कहा, मंडल होता था। अब मंडल को जो राज्य था उसको दो तरह के मंडलों में बांटा गया था। एक वही था जो सामंतों के तहत शासन था और दूसरे राजा द्वारा शासित होता था। सामंतों के जो अधीन जो क्षेत्र था, उन पर राज्यों पर जो राजा, छोटे छोटे राजा या पहले जो राजा थे वही शासन करते थे, या उनके नीचे सामंत के रूप में वे नियुक्त होते थे, वे करते थे। सामंत को राजा रजवार उपाधि धारण करने की छूट देता था। उन्हें ठक्कुर भी कहा जाता था। और ये सामंत जो है चंद राजा को वार्षिक कर देते थे। और मंडल के था जो दूसरा क्षेत्र जिसमें सीधे तौर पर चंद राजाओं का शासन था। मंडलों के नीचे देश होते थे। कई परगनों को मिलाकर एक देश बनाते थे, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश आदि। इन्हीं के नीचे होते थे परगना। परगने को कई जगह गरखे भी कहा जाता था। चंद काल के समकालीन प्रमुख परगने इस तरह से, जैसे काली कुमाऊं, सौर, सीरा, फलदाकोट, पालीपछा, इस तरह के कई थे परगने थे। परगने दो तरह के थे, नागरिक अधिकारी के तहत से जो, और जिनको सीकदार कहा जाता था, और जो दूसरे थे सैन्य कमांडर के अधीन, और इन अधिकारियों को बख्शी कहा जाता था। वैसे चंद राजाओं के जो सेनापति थे उनको बख्शी कहा जाता था। परगने गरखों में विभाजित थे। काली कुमाऊं व माल में जिन्हें पट्टी कहते हैं, और सौर, सीरा व अन्य परिवार जो क्षेत्र थे उनमें गरखे कहते हैं। गरखे के प्रशासक को नेगी कहा जाता था। जो गरखे होते थे गांव में विभक्त थे, और एक से अधिक गांव को गरखे कहा जाता था। जैसे आजकल एक से ज़्यादा गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है, उसी तरह से गरखे होते थे। और गांव के मुखिया को सयाना या बूढ़ा कहते थे। कहा जाता है कि सबसे पहले सोमचंद जो राजा थे उन्होंने गांव में बूढ़ा या सयानों की नियुक्ति की थी। चंद राजाओं की जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें राजा ही सर्वोच्च सेनापति होता था, या राजा के बाद युवराज सेना का वो भी सर्वोच्च सेनापति होता था। युवराज का काम जो है राजा की सहायता करना था हर काम में,
और जब राजा बुजुर्ग हो जाते थे, वृद्ध हो जाते थे, तो फिर युवराज ये सब कुछ कमान संभालता था। अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से राजा सोमचंद ने 4 किलेदार भी नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, ताड़गी व चौधरी। और माना कहा जाता है कि मूलतः नेपाल के लोग थे और जिन्हें चाराल या चार बूढ़ा कहा जाता था। सोमचंद ने बाद में मेहरा व फरत्याल को मंत्री व सेनापति बनाया था। और कुमाऊं के चंद राजाओं के शासन में तो ये जो फरत्याल और महर, ये जो मेहरा हैं या महर जो कहते हैं, इन लोगों की राजनीति बहुत चलती रही। जय हिमालय, जय भारत। कहा जाता है कि राजा सोमचंद ने सबसे पहले 4 बूढ़ों से अपने राज्य को की शुरुआत की थी। ये 4 बूढ़े 4 आलू के थे, कार्की, बौरा, चौधरी और तड़ागी। और इनके ऊपर जो 2 मंडल थे, मल्ला मंडल और तल्ला मंडल। उस समय 5 थोक में ये लोग रहते थे, महर, फरत्याल, देव, ढेग, करायत। ये 5 दल बहुत मजबूत ताकतवर ग्रुप थे। और उन 4 बूढ़ों ने इन 5 थोकों के ऊपर कर लगाने तथा थोकदारी शासन करने का प्रयत्न किया, तो 5 थोकों ने बगावत कर दी। ये बद्रीनाथ पांडे जी ही लिखते हैं कि उन 4 बूढ़ों के सिर उन्होंने काट डाले और उनको खड्ड में डालकर एक चबूतरा बना दिया, जिसका नाम अभी तक बूढ़ा चौर कहा जाता है। बुढ़ यानी बूढ़ा और चौर माने चबूतरा। उनमें से एक सिर कटा बूढ़ा कुछ दूर कर भाग गया था। उस ठौर का नाम उस दिन में मुंडकटा कहा जाता है। राजा ने इस बगावत का अंत करने के वास्ते कहा कि ये 5 थोक अपने में से 2 बूढ़े यानी सयानों को पंच में से छांटे। उनकी राय व राजकाज में उनकी राय ली जाएगी। इसके बाद उन्होंने एक महर व एक फरत्याल 2 दलों के 2 आदमियों को भी छांटा। ये सभी पंच माने गए और बूढ़े बनाए गए। इन्हें भी पगड़ी दी गई और इनकी प्रतिष्ठा भी इन जो 4 बूढ़े मैंने पहले कहा उनके समान होने लगी। राजकाज में इनको भी अधिकार मिला। इनकी प्रभुता को देखकर इन 5 जो थोकों में से थे, 3 अन्य थोक एर, देव और करायत भी वो ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने आपस में ये कहा कि 5 थोक बराबर थे, तो अब ये 2 दल पगड़ी पाकर प्रतिष्ठित बन गए थे। तो इस तरह वहाँ पे ईर्ष्या होने लगी उनमें और कटुता फैलने लग गई थी। मेहरा और फरत्याल दोनों थोक के नेता बहुत राजनीतिक निपुण थे, चालाक थे, चतुर थे। फरत्याल ने अपना एक भाई मेहरा को और मेहरा ने एक भाई फरत्याल को दे दिया। इस प्रकार ये कहा जाता है कि 5 थोक के कुटुंब आपस में 2 दलों में बंट गए। यह प्रथा पूरे कुमाऊं में फैल गई थी और इन 5 दलों की राय से कामकाज चलने लगा था। जहाँ भी इनकी पंचायत होती थी उस स्थान का नाम बाजाखल है। इस तरह एक मेहरा और एक फरत्याल दल थे और जो एक दूसरे के धड़े या दल में चले जाते थे उस धड़े का उपनाम तेथरी रखा जाता था। वैसे मेहरा व फरत्याल दलों की उत्पत्ति को लेकर एक कथा अलग से कही जाती है। ये कहा जाता है कि देश यानी जो कुमाऊं के जो राज्य था चंदों का, उसके यहाँ जो देश क्षेत्र जो कहा जाता था, वहाँ को 2 क्षत्रिय थे, वीर काली कुमाऊं से वे आए थे। राजा उस समय कोटौलगढ़ के किले में थे। उनकी रानी गर्भवती थी। बच्चा अवधि से ज़्यादा पेट में रह गया था। रानी जो है परेशान हो लगी थी, उन्हें कष्ट था, दर्द हो रहा था। राजा ने पंडितों से पूछा तो राजाओं ने कहा कि उन्हें मौजा मेटा के सांप का दोष लगा है जो एक बड़ी शिला के नीचे था। पंडितों ने अभी कहा कि सांप मारा जाएगा तब राजा की संतान पैदा हो जाएगी। राजा की कोई संतान पैदा होगी ये जब कहा तो राजा ने राज्यसभा में कहा कि ऐसा कोई वीर है जो उस सांप को मार देगा और इस काम को पूरा कर दे। इस पर जो उस देश से आए जो लोग थे, जो क्षत्रिय थे, उन भाइयों ने सुनी। उन्होंने कहा कि इसका काम हम करेंगे तो पुरस्कार क्या मिलेगा। राजा ने कहा कि सांप को मारने पर राज्य में पद मिलेगा। तब बड़े भाई ने गधा मारकर शिला तोड़ डाली और इस तरह फटक शिला फोड़कर जो है फरत्याल नाम उसने पाया। दूसरे भाई ने अपने जो कटार थी उससे सांप को मार डाला। तो माना जाता है कि वह सांप को मारा कहने लगा तो मारा से मेहरा कहने लग गया। इस प्रकार मेहरा और फरत्याल 2 नामी पुरुषों के 2 दल आरंभ हुए जो बाद तक बहुत प्रसिद्ध हुए और इन भाइयों में जो है बाद में कलह भी होता रहा। वैसे यह कलह की शुरुआत तभी हो गई थी। फरत्याल ने कहा कि वह शिला न फोड़ता तो सांप कैसे मारा जाता। तो इस पर मेहरा ने कहा कि यदि वह अपने कटार या कटारे से न सांप को काटता तो सांप कैसे मरता। इस पर दोनों भाइयों में विवाद हुआ
और ये इस तरह ये जो दल तभी से दो अलग अलग बनने लगे। यह भी कहा जाता है कि ये जो दोनों दल बन गए थे वो राजा सोमचंद के आने से पहले थे और उन्होंने इन दलों को अपने काबू में करके काम निकाला था। वैसे मेहरा और फरताल पे मैं अलग से वीडियो बुलाऊंगा, लेकिन अभी मैं चंद राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था पर मैं बात कर रहा हूँ। वैसे हिमालय जो इतिहास के जो लेखक हैं एटकिंसन, अंग्रेज थे जो, उन्होंने भी लिखा है कि चंदू के समय में जो है जमीन का मालिक थातवान कहलाता था। थात यानी जमीन, और खायकर गोवा सिरतान, ये शब्द भी चंदू के हैं। खायकर भी कहा जाता था उसको, जो जमीन पैदा करके जो कमा कर खाता था, और साथ ही जो रकम यानी माल गुजारी भी दे उसको खायकर कहा जाता था। इस तरह खायकर जो होता था वो अनाज और नकदी दोनों राजा को देता था। सिरतान उस आसामी का नाम था जो नगद टैक्स या कर देता था। कैनी खेत में काम करने वाले लोग थे, और जो छयोड़ा भी मोल लेकर जो घरेलू या नौकर तुल्य होते थे। राजाओं के समय में 36 किस्म में राजकर होते थे जिनको थातवान राजकोष में जमा करते थे। यह कह सकते हैं कि यह उनकी एक टैक्स प्रणाली थी। इसकी तरह सयाना, बूढ़ा व थोकदार ये भी पद होते थे, और जमीन कमाने तथा राजा के बीच और कर्मचारी कहीं कहीं जो होते थे जिनका जमीन पर हक था, वे पाली में वे सयानी कहलाते थे। पाली में 4 तरह के सयाने थे, मंडाल, बिष्ट, बंगारी। काली कुमाऊं व जौहरा दारमा में वे बूढ़े कहे जाते थे। काली कुमाऊं में भी वे 4 तरह के, तड़ागी, कारकी, बोरा और चौधरी। लेकिन यहाँ महर फरत्याल के 2 धड़े होने से 4 के बदले 8 दल बनाए गए थे। यहाँ इनकी आले पहले से तय की गई थी। यहाँ पट्टी जो है 4 आल की ही मानी जाती थी, यानी 4 धड़ों की आल, तड़ागी आल, कारकी आल, बोरा आल और चौधरी आल। जोहार व दारमा में अब भी सभी बूढ़े हैं, और परंतु तब एक एक बूढ़ा था। अन्यत्र जो इलाके वहाँ बूढ़े या सयानियों का जो पद था वह थोकदार के नाम से प्रचलित था। यानी कहीं जो बूढ़ों या सयाने कहे जाते थे तो कहीं वे थोकदार कहे जाते थे। ये जो पदाधिकारी थे वो इनके कर्तव्य भी थे और हक भी। एक पद इनका कमीन का भी था, पर इसे केवल राजा को भेंट, बेगार या बर्दाश्त देनी पड़ती थी। इनको तनख्वाह मिलती थी, परंतु गांव में उनका कोई भी हक नहीं होता था। सयाने, बूढ़े, थोकदार अपने गांव बेच भी सकते थे। मंडराल के सयाने जो थे वो निशान रखने के तैयारी थे, और बाद में राजा बाज बहादुर चंद ने जौहर व दरमा के बूढ़ों को भी यह हक दे दिया थे। सयानों को गांव की थात में भोजन पाने का हक था, यानी जब भी वे अपने साथियों के साथ गांव में जाते थे तो गांव वालों को उनके लिए भोजन का इंतजाम करना पड़ता था। इनको कुछ पैसा भी मिलता था, और त्योहारों के समय पे इनको सामान भी मिलता था, अनाज में भी से मिलता था, और राजा के मांगा कर की तरह उसका भी एक कर तय था जिसे डाला कहते थे। इस पर डाला की जो तादाद थी वो राजा का खास हुक्म से वो तय होता था, और ये जो भी सयाने थे वे लोगों से टैक्स वसूलते थे और उसे राजकोष में जमा कराना पड़ता था। काली कुमाऊं के बूढ़ों के अधिकार भी सयानियों के जैसे थे, पर यहाँ के बूढ़ों के राजकाज में भी उन बूढ़ों से सलाह ली जाती थी। यानी जो काली कुमाऊं के बूढ़े और सयाने थे उनके राज दरबार में स्थिति मजबूत थी। इसलिए कुमाऊं के इतिहास में महर फरत्यालों ने बहुत प्रसिद्ध भाग लिया। जोहार व दारमा में बूढ़ों को विशेष सत्कार प्राप्त नहीं थे, क्योंकि वो राज प्रबंध से बहुत दूर रहे। थोकदार, सयानों व बूढ़ों में से इनको कम गिना जाता था। इनसे भले ही राज्य प्रबंध में उनके सलाह नहीं ली जाती थी, किंतु ये अधिकारी जो थे वो फौजी व दैशिक मामलों में सहायता पहुंचाने को बाध्य थे। इस तरह ये कहा जाता है कि फरत्याल और महरा के ग्रुप बहुत ताकतवर होते थे, और जो भी ग्रुप पावरफुल होता था उसमें चंद राजा उनकी बात मानते थे, उनकी तरफ भी उनको ले लेते थे। यानी ये जो सत्ता का जो बैलेंस था कभी इधर जाता था और कभी उधर। तो चंद राजाओं का जो इतिहास था उसमें महर और फरत्याल जो ये ग्रुप थे इनकी बहुत ही बड़ी भागीदारी रही है, और ये राजनीति भी यहाँ होती रही है। जैसे गढ़वाल के में जो बाद के जो गढ़ नरेश थे वहाँ पे खंडोड़ी और डोभालों में जो सत्ता संघर्ष होता था वही यहाँ महर और फरत्यालों में होता रहता था। अभी और भी जानकारी में इन गढ़वाल और कुमाऊं के 2 राजा हैं, ये वंश थे, 2 चंद वंश और पंवार वंश, इस पर और भी जानकारी दूंगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना।
आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए एक मिशन के तौर पर यह चैनल लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।